हेलो एवरीवन, 10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है साइंस का और ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके साथ साथ हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टॉर्क और सरफेस टेंशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। आज आपको ये समझना है कि जनरली हमें इसके बारे में हमने पढ़ा होगा या हमने पहले से कुछ कंसेप्ट्स हैं, आज हमें उसको क्लियरली समझना जरूरी है क्योंकि बीपीएससी में जो सवाल पूछे जाएंगे वो एग्जाम्पल से पूछे जाएंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसका एप्लीकेशन कैसा है। तो इस कारण से हम थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में। सबसे पहले आप समझें कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहता है और कोई भी बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहता है जब तक उस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक बॉडी है, इसका मतलब यहां पे एक बॉडी है। अब ये बॉडी क्या करेगा, जैसे ये रेस्ट में ही है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स यहां लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स यहां लग रहा है, लेकिन दोनों फोर्स बराबर है तो ये बॉडी फिर भी रेस्ट में ही रहेगा। अब यहां पर अगर ऐसा हुआ कि ये 5 न्यूटन से बढ़कर 10 न्यूटन का हो गया तो इस पे एक फोर्स लगेगा और इस बॉडी में मोशन होगा, है ना। तो इस पे फोर्स लगेगा और इस बॉडी में मोशन होगा, ये बॉडी जो है इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। 5 न्यूटन का फोर्स इसमें एक्स्ट्रा लग गया है। तो जब तक बराबर फोर्स रहेगा तब तक कोई भी मूवमेंट नहीं है, ये रेस्ट में ही है। और मोशन में भी ऐसा ही होता है कि जब तक वो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पे कोई फोर्स नहीं लग जाए। जब तक वो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल सकता है। जैसे आप एक गाड़ी में बैठे हैं और वो गाड़ी, आप बैठे हैं उस गाड़ी में और वो गाड़ी आगे बढ़ना शुरू कर दिया अचानक से, ठीक है, गाड़ी चल गया। तो आप जहां बैठे हैं आप कोशिश करेंगे कि हम वहीं बैठे रहें और गाड़ी आगे चला तो आप पीछे की तरफ जाइएगा, है ना। तो अचानक से अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाता है तो क्या होगा कि आप पीछे की तरफ जाइएगा, आप बैकवर्ड मूव कर जाते हैं क्योंकि आप उसी जगह पे स्थिर हैं, क्योंकि आपका बॉडी रेस्ट में था। ये इसका सबसे सटीक एग्जांपल है, सवाल भी यहीं से आते हैं। अब क्या होगा कि अगर आप अब जा रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप मोशन में आप भी आ चुके हैं, गाड़ी भी मोशन में है। अब क्या होगा कि अचानक से गाड़ी रुक गया, तो आप तो आगे जा रहे थे, आप तो मोशन में जा रहे थे, आपका बॉडी जो है वो मोशन में ही था, स्टेट ऑफ मोशन में था और गाड़ी रुक चुका है और आप जो है आगे की तरफ जाइएगा। आगे की तरफ क्यों जाइएगा? क्योंकि आपका बॉडी ऑलरेडी मोशन में था, राइट। तो अगर हम देखेंगे कि गाड़ी अचानक से रुक जाएगा तो आप जो है वो फॉरवर्ड मूव कर जाइएगा, फॉरवर्ड मूव कर जाइएगा। ये दोनों ही एग्जांपल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का है, लेकिन ये जो है वो रेस्ट का है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में थी और यहां पर बॉडी जो है वो मोशन में है। इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं, इस टेंडेंसी को हम बॉडी का इनर्शिया कहते हैं। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। ये भी पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। यहाँ पर ये आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट देख रहे हैं और यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन है। इसके कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे कि एक आपने ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा और उसके ऊपर एक सिक्का रखा और सटक करके वो कार्डबोर्ड हटा दिया या कोई कार्ड है उसको हटा दिया आपने, वो सिक्का तुरंत से नीचे गिर जाएगा। वो सिक्का नीचे क्यों गिरा? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया, लेकिन क्योंकि वो रेस्ट में ही था, ये रेस्ट में ही रहा। आपने ये पूरा कार्ड हटा दिया और सिक्का जो है वो यहीं पे रह गया, तो ये नीचे गिर गया। ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया आ गया, रेस्ट इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ गया। ये फाइन, ये क्लैरिटी हो गया आपको। अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फोर्स ही देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी है और ग्रेविटेशन भी है, इस कारण से कुछ मोशंस और होते हैं। तो ये इसमें कंसिडरेबल है। जैसे कि सिक्का नीचे क्यों गिरा? सिक्का नीचे इसलिए गिरा क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया। अब हम बस का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। रेस्ट में आप जब चादर झाड़ते हैं तो गर्दा वही रह जाता है और चादर को आप हटा देते हैं। जैसे कि आपने चादर लिया, आपने चादर झाड़ा, उसका जो भी डस्ट पार्टिकल है वो वही रह गया और चादर हट गया, तो चादर साफ हो गया। ये भी आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, राइट। पेड़ स्टैटिक है, उस पे पत्ते सूखे हुए हैं, वो भी स्टैटिक है। आपने पेड़ हिला दिया, पत्ते रेस्ट में ही रह गए और पेड़ का मोशन हो गया, तो ये भी आपका इसका एग्जाम्पल हो गया, राइट। या फिर आप देखिएगा कि आपने सारी गोटी, कैरम की गोटी ऐसे सजा दी और स्केल से एक एक गोटी आप नीचे से सरकाते जाइए, तो ऊपर वाला गोटी जो है वो वैसा ही रह गया क्योंकि ये हमेशा अभी रेस्ट में है।
ये सारे एग्जाम्पल्स आपके इनर्शिया के एग्जाम्पल हैं। अ बॉडी विच इज इन रेस्ट विल स्टे इन रेस्ट, अ बॉडी विच इज इन मोशन विल स्टे इन मोशन until and unless an external and unbalanced force is applied to it। ठीक है, अनबैलेंस्ड यानी कि एक तरफ से ज्यादा फोर्स होना चाहिए वरना नेट जीरो हो जाएगा। ये इसके एग्जांपल्स हैं, सवाल एग्जांपल से ही आएंगे। अब हम आते हैं न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। तो अब हमने समझा कि ठीक है, रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, लेकिन अगर फोर्स लग गया है तो क्या होगा। तो आपको यहां पर यह समझना है कि अगर फोर्स लग गया है तो पहले तो ये बात बहुत क्लियर है कि मान लीजिए दो फोर्स हम लगा रहे हैं, फोर्स 1 फोर्स 2, दोनों का मास बराबर है, दोनों में दो बॉल पे हम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का मास बराबर है, और फोर्स हम जहां पे ज्यादा लगा रहे हैं वहीं पे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स जहां हम कम लगा रहे हैं वहीं पे एक्सेलरेशन कम होगा। अब ये एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन को आप इस तरह से समझिए कि पहले कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में था, ठीक है, उसका वेलोसिटी कुछ भी नहीं था, रुका हुआ था, और अब उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड आ गया होगा, उसकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी आ गई है इसके पास। तो दोनों के बीच में हमने, ये रेस्ट में है ये मोशन में है, तो अभी हमने दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लिया और इसको t से डिवाइड कर दिया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम यहाँ पे एक्सेलरेशन कह रहे हैं। इससे एक और फॉर्मूला डिराइव होता है जो कि है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना, कि t आपने यहाँ लिया और u से ऐड कर दिया तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला भी इससे डिराइव होता है। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि जितने जोर से हम फोर्स लगाएंगे, अगर मास सेम है, मास कांस्टेंट है, जितने जोर से हम फोर्स लगाएंगे वो उतना तेजी से चलेगा। ये बात आपको समझ में आया। ये एक्सेलरेशन है, यानी कि उसके मोशन में चेंज हो चुका है, पहले रेस्ट में था तो मोशन में आ गया, या धीरे चल रहा था तो तेजी से चलने लगा, है ना। तो ये चीज हमने यहाँ पर समझा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि कितना उसका मोमेंटम चेंज हुआ, is directly proportional to the force applied on the body, यानी कि ये फोर्स पे डिपेंड करता है, and the body moves in the direction in which force is applied, यानी कि बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अब हम समझेंगे कि जितने जोर से आपने फोर्स लगाया उतने जोर से ये मूव करेगा। अगर यहाँ पर हल्का फोर्स लगाया गया है तो हल्का मूवमेंट होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि फोर्स हम बराबर लगा रहे हैं और मूवमेंट भी फोर्स हम बराबर लगा रहे हैं दोनों में, और मास दोनों का सेम है, तो ऑब्वियस बात है कि मास अगर सेम है तो उसका कंसेप्ट आपने मास कांस्टेंट समझ लिया। अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट कर लें कि हम बराबर फोर्स लगा रहे हैं और एक्सेलरेशन भी, यहां पर हम देखेंगे कि किसका ज्यादा है किसका कम है, मास हमने चेंज कर दिया, तो जो भी हल्का ऑब्जेक्ट होगा वो ज्यादा जोर से मूव कर जाएगा, है ना। फोर्स अगर बराबर है तो मूवमेंट कहां ज्यादा होगा, जो हल्का होगा, और जो भारी होगा वो हल्का मूव करेगा, वो धीरे मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमने समझा कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। अगर आप इसको ज्यादा, आप इसमें साइंस देखना चाहते हैं, आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली डिराइव कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने समझा कि v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, ये हमारा क्या हो गया, ये मोमेंटम हो गया, तो इसको आप मोमेंटम को p से डिनोट कर सकते हैं। और मोमेंटम में जो चेंज है उसको जब हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, मोमेंटम में जो चेंज है इसको हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है और मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, तो v को अगर आप t से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका मास, और ये आपका फॉर्मूला आ गया F इजिकल टू ma का। फाइन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी आपको कुछ एग्जांपल्स देखने होंगे क्योंकि एग्जांपल से ही क्वेश्चन आएगा। अब एग्जांपल कैसे आप देख सकते हैं, यहां पर एक कंसेप्ट आप जो समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है फोर्स कम होने लगता है। इसका रीजन है फ्रिक्शन, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता है फोर्स कम होने लगता है, फ्रिक्शन के कारण भी कम होता है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति छत से कूद गया, कंक्रीट पे वो छत से कूद गया तो उसके बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन अगर वो मैट पे कूद रहा है तो उसके बॉडी पे कम फोर्स लगेगा क्योंकि उसको समय मिल गया, है ना। मैट पे जैसे एक बाउंस मिल जाता है या एक क्वेश्चन मिल जाता है, जितना ज्यादा समय मिलेगा उतना ज्यादा फोर्स कम होगा। कोई क्रिकेटर बॉल पकड़ रहा है, बॉल पकड़ के हाथ पीछे कर रहा है, तो हाथ पीछे कर रहा है यानी कि फोर्स को अब ज्यादा समय मिलेगा, जैसे जैसे समय ज्यादा मिलेगा तो अब उसमें चोट कम लगेगी। तो बॉल पकड़ के
हाथ पीछे करना, ये इम्पल्स का एग्जाम्पल है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। या जंप करना सैंड पे या मैट पे, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे आपको जो पहले एग्जाम्पल है कि जितने जोर से आप झूला को ठेलिएगा झूला उतना जोर से ऊपर जाएगा, जितने जोर से आप बॉल को किक कीजिएगा बॉल उतने दूरी को क्रॉस करेगा। अब हम एक रॉकेट का एग्जांपल लेते हैं। रॉकेट में आपको ये समझना है, रॉकेट वैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन का भी एग्जांपल है। रॉकेट का एग्जांपल यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ऐसा है कि जब उसमें फ्यूल डाला गया है, फ्यूल जितना ज्यादा बर्न होगा रॉकेट उतना आगे, रॉकेट उतना ऊपर जाते जाएगा। तो यहां पर हम क्या समझे कि जितना ज्यादा फ्यूल बर्न होगा उसमें उतना ज्यादा एनर्जी आएगा, रॉकेट ऊपर जा रहा है। यहां पर लॉन्च जब हो रहा है रॉकेट तो वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। लेकिन जब रॉकेट एक्चुअली लॉन्च हो चुका है, जब ये हवा में है, तो हम समझ रहे हैं कि रॉकेट ऊपर जा रहा है और हवा को नीचे ढकेल रहा है। तो यहाँ एक्शन रिएक्शन का पेयर काम कर रहा है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जहां एक्शन रिएक्शन है, जैसे कि आप पानी को पीछे ढकेल रहे हैं और तब आपका नाव आगे जा रहा है, या जब रॉकेट हवा को पीछे ढकेल रहा है रॉकेट ऊपर जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, यानी कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। जब कोई गन चला रहा है तो पीछे भी एक मोशन लगता है, कोई बोट से कूद रहा है तो बोट भी पीछे की ओर जा रही है। चिड़िया जब अपना पंख अपना आगे कर रही है तो हवा को पीछे ढकेल रही है, या स्विमिंग करते समय लोग पानी को पीछे ढकेल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल किस चीज का है? ये एग्जाम्पल है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है? मोमेंटम कंजर्व है कि जितना मास है तो वेलोसिटी कम हो रही है, जितना कम मास होते जा रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है। जैसे कि रॉकेट में क्या है, रॉकेट में जैसे जैसे फ्यूल जलना शुरू करेगा तो अब रॉकेट का वेट मास कम हो रहा है तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। जब ज्यादा फ्यूल था तो रॉकेट का कंपैरेटिवली स्पीड उतना ज्यादा नहीं था, पीछे की ओर जो ये ढकेल रहा है इसको हम थ्रस्ट कह रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो सवाल आ रहे हैं आपके, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ये आ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, टॉर्क को, और साथ ही साथ आप सरफेस टेंशन भी पढ़ेंगे। थैंक यू।